हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, कवर्ड रहेंगे इसके अंदर, और आपको क्लियर भी करा देंगे, दिमाग में पूरा सेट कर देंगे। तो अगली 40 से 45 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे खत्म करने की। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन का वन शॉट। चलो जी, सबसे पहले क्या बात करेंगे, हाइड्रोजन जो क्या बनाता है, डाई हाइड्रोजन बनता है। क्या है? डाई हाइड्रोजन। H2 की फॉर्म में अपन को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये जो H2 है, ये ऑर्थो H2 हो सकता है और पैरा H2 हो सकता है। डाई हाइड्रोजन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, पैरा H2 और ऑर्थो H2। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? फर्क ये है जी, ये देखो, ये एक H है, ये दूसरा H है। H2 है ना, मतलब दो हाइड्रोजन होंगे इसके अंदर। H2 के अंदर दो हाइड्रोजन होंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या है? एक हाइड्रोजन। ये क्या है? दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है? ये बीच में न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में होता है जी, तो आपको पता ही है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इनका जो है स्पिन है ना, ये इस तरफ घूम रहे हैं, ये भी इस तरफ घूम रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। तो वो कैसे होंगे? ऑर्थो डाई हाइड्रोजन होंगे। ऑर्थो डाई हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब ये पैरा डाई हाइड्रोजन क्या होता है जी? दोनों देखो एक दूसरे के उल्टे घूम रहे हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे घूम रहे हैं। एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पैरा डाई हाइड्रोजन। वापस बोल रहा हूं, डाई हाइड्रोजन मतलब H2 को डाई हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार का होता है जी, एक ऑर्थो H2 और एक पैरा H2। ऑर्थो का मतलब कि जिनकी जो स्पिन की जो डायरेक्शन है वो अगर क्लॉकवाइज है, दोनों की सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो वो ऑर्थो हो जाएंगे। और एक क्लॉकवाइज के अंदर और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आपस में उल्टे घूम रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? पैरा H2 हो जाएंगे। चलो जी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, और इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। पैरा H2 की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी और ऑर्थो की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा रहेगा। चलो, मेल्टिंग पॉइंट सब जानते हैं अपन। ठीक है, चलो रूम टेम्परेचर पर क्या है? रूम टेम्परेचर पर जो अपना डाई हाइड्रोजन जो है उसके अंदर देखो, मान लो कि अपने पास क्या है, डाई हाइड्रोजन का एक पूरा भरा हुआ है, एक जार पूरा भरा हुआ है। ठीक है, उस जार के अंदर डाई हाइड्रोजन भरी हुई है। तो उस जार के अंदर डाई हाइड्रोजन होगी ना, उसके अंदर पैरा H2 भी होगी और ऑर्थो H2 भी होगी। मैंने भी आपको बताया कि जो डाई हाइड्रोजन होती है दो प्रकार की होती है, ऑर्थो H2, पैरा H2। अब उस जार के अंदर दोनों होंगी ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग होंगी, दोनों उसी के अंदर होंगी। ठीक है, ऑर्थो भी होगी और पैरा भी होगी। अपन ना मार्केट से खरीदी डाई हाइड्रोजन, अब उस मार्केट वाले डाई हाइड्रोजन के अंदर दोनों चीजें होंगी, ऑर्थो H2 भी होगी और पैरा H2 भी होगी। अब रूम टेम्परेचर पर अगर रूम टेम्परेचर है तब क्या होगी? तब भैया 75% क्या होगी? ऑर्थो होगी और 25% क्या होगी? पैरा होगी। अपन के पास एक जार है, उसके अंदर अपन ने क्या भर रखी है? डाई हाइड्रोजन भर रखी है। टेम्परेचर कैसा है? रूम टेम्परेचर है जी। रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा? उस जार के अंदर ऑर्थो हाइड्रोजन कितनी होगी? 75% क्या होगी? ऑर्थो डाई हाइड्रोजन होगी और 25% क्या होगी? पैरा डाई हाइड्रोजन होगी। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर कर दूं 20 केल्विन टेम्परेचर में अगर कर दूं तो क्या होगा? 99.82%, 99.82% क्या हो जाएगा? आपका पैरा हो जाएगा और 0.18% क्या हो जाएगा? आपका ऑर्थो हो जाएगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा अगर मैं क्या टेम्परेचर कर दूं? 20 केल्विन टेम्परेचर अगर मैं कर दूं तो। चलो जी, फिर बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ H2। ये H2 की बात कर ली अपने, नॉर्मल बातें कर ली, इसकी जनरल बातें कर ली। अब ये H2 जो है वो बनता कैसे है, प्रिपरेशन कैसे होती है? तो पहले कर लेते हैं लैब मेथड की बात कर लेते हैं। लैब के अंदर इसको कैसे बनाया जाता है? लैब मतलब लेबोरेटरी, प्रयोगशाला के अंदर इसको कैसे बनाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। चलो, Zn लिया जी, Zn लिया, इसको डाइल्यूट H2SO4 के अंदर के साथ में इसको मिला दिया। Zn और डाइल्यूट H2SO4 का रिश्ता करा दिया। क्या मिला अपन को? मिला क्या? ZnSO4 मिला, साथ में अपन को मिल गई H2 गैस मिल गई। अपन को क्या ये तो चाहिए? डाई हाइड्रोजन ही तो बनाना है। डाई हाइड्रोजन होता क्या रही है? H2 तो होता है ना, H2 को ही डाई हाइड्रोजन बोलते हैं। दो हाइड्रोजन साथ में, इसलिए बोल दिया डाई हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे बनाया? Zn डाइल्यूट H2SO4 का रिश्ता करा दिया। क्या मिला अपन को? ZnSO4 और साथ में H2 गैस मिली। अपन को H2 गैस ही तो चाहिए। ठीक है, और कौन सा तरीका जी? Zn और NaOH का रिश्ता करा दो। ठीक है, Zn और NaOH का रिश्ता करा दो और क्या मिल जाएगा? Na2 ZnO2 मिल जाएगा साथ में। इसको अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को तो चाहिए H2 गैस चाहिए। ठीक है, चलो जी, ये होगी इसकी लैब के अंदर अपन कैसे बना सकते हैं डाई हाइड्रोजन को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ H2 कमर्शियल मेथड। ठीक है, कमर्शियल मेथड जो है, व्यापारिक जो तरीका है कि जैसे व्यापार कर सकते हैं, कमर्शियल लेवल पर अपन बहुत सारा H2 बना सकते हैं, वो उसके कौन से मेथड है? लैब के अंदर
देख लिया कैसे बनाएंगे। कमर्शियल का देख लेते हैं जी। अब पहला क्या तरीका है, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो अपन को डाई हाइड्रोजन मिल जाएगी। पहला तरीका तो ये होगा कमर्शियल बनाने का। कैसे कराएंगे, ये अपने पास वाटर है सब जानते हो, इसका क्या कराएंगे जी, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराएंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, H2 प्लस O2 मिल जाएगा। एक तो डाई हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, एक O2 गैस अपन को मिल जाएगी। अपन को मतलब किससे है जी, अपन को मतलब क्या है, H2 गैस से मतलब है। कैथोड पर क्या मिलेगी अपन को, H2 गैस मिलेगी, और एनोड पर क्या मिलेगी अपन को, O2 गैस मिलेगी। देखो पहला जो तरीका है कमर्शियल मेथड से अपन को H2 बनाने का, वो तरीका क्या है जी, वो तरीका है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पानी का जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, एनोड जो है उस पर तो अपन को मिलेगी O2 गैस, और कैथोड पर मिलेगी क्या अपन को, H2 गैस। अपन को H2 गैस ही तो बनानी है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ब्राइन क्या होता है, ब्राइन कुछ नहीं है, पानी के अंदर नमक घोल रखा है, पानी के अंदर नमक घोल दिया, उसी को ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, ब्राइन क्या होता है, वापस सुनो, ब्राइन कुछ नहीं होता, पानी लिया, पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया, वही आपका ब्राइन होता है। ठीक है, एक्वस NaCl, क्या है, एक्वस NaCl, नमक क्या होता है, NaCl, पानी के अंदर घोल दिया तो वो एक्वस हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। अब उसका ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे जी। इस बार कैथोड पर क्या आएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, H2 गैस आ जाएगी, और एनोड पर क्या आ जाएगी, Cl नेगेटिव, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपन को इससे किससे मतलब, अपन को तो H2 से मतलब है, कैथोड पर अपन को क्या मिल जाएगी, H2 गैस मिल जाएगी। तो दो तरीके पढ़ लिए अपन ने, पहला वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, दूसरा अपन ने ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। चलो जी, अब आगे बात करेंगे किसकी, स्टीम ऑन कोक। ठीक है, तो तीसरा मेथड है वो क्या है, स्टीम ऑन कोक। कोक पर अपन क्या करेंगे, भाप देंगे, स्टीम कराएंगे, तो क्या मिल जाएगा अपन को H2 गैस मिलेगी। ये देखो भाई, ये क्या है, कोक है जी, क्या है, कोक है। ठीक है, भर के देखना क्या होता है, कोयला, कोल, देखो एक तो कोयला जो होता है ना, एक तो कोल होता है ना, कोयला। ठीक है, एक कोक होता है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। यूट्यूब गूगल पे भर के देखना, यूट्यूब नाम आ रहा है, गूगल पे भर के देखना कोक क्या होता है ना, दोनों में डिफरेंस दिखेगा आपको। कोयला जो कोल होता है और कोक होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो जो कोक है ना, कोक जो है, ठीक है, उस पर क्या कराएंगे अपन, H2 गैस। H2O गैस मतलब गैस की फॉर्म में, जो वाटर है वो गैस की फॉर्म में कब होता है, जब वो भाप के रूप में होता है। ठीक है, स्टीम के रूप में होता है, भाप होता है। ठीक है, तो क्या कराएंगे, इस कोक पर, कोक क्या है, कार्बन है, इस पर क्या कराएंगे अपन जी, इस पर कराएंगे अपन H2 गैस देंगे। कितना टेम्परेचर, कितना, 1270 केल्विन, कितना, 1270 केल्विन, और कौन सा, निकल के साथ में, निकल की प्रेजेंस में देंगे तो क्या होगा जी, CO गैस बन जाएगी, और साथ में H2 गैस बनेगी। क्या क्या करवाया अपन ने, अपने पास कोक है मतलब कार्बन है, उस पर क्या कराया अपन ने, स्टीम डाला मतलब भाप डाली। ठीक है, H2O गैस डाली, तो कितने टेम्परेचर, 1270 केल्विन पर, और साथ में निकल भाई साहब भी थे। और क्या बना इससे बना क्या बना, इससे ये CO गैस बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, और क्या बनी, H2 बनी। ठीक है, क्या बनी, H2 बनी। दोनों क्या है, गैस के रूप में है, दोनों को साथ में क्या बोलेंगे जी, CO और H2, दोनों के साथ में क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहा जाता है। इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, वाटर गैस, या फिर इनको सिन गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिन गैस भी इनको कहा जाता है। कोक पर अपन ने भाप डाली तो क्या मिला अपन को, CO गैस मिली, H2 गैस मिली। इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, वाटर गैस बोल दो, या फिर सिन गैस इनको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो CO और H2 अपन को मिला, CO और H2 जो अपन को मिला है, ठीक है, CO को अपन किससे करा देंगे, H2 के साथ में। H2 गैस जो है, यहां पर CO गैस अपन को मिली, इसको अपन ने H2 गैस इस पर वापस भाप छोड़ी अपन ने। ठीक है, इस बार टेम्परेचर कितना है, 673 केल्विन टेम्परेचर है, और FeCrO4 की प्रेजेंस में किया तो क्या मिला अपन को, CO2 गैस मिली, और साथ में अपन को H2 गैस अपन को मिल गई। अपन को चाहिए क्या, अपन को तो H2 गैस से मतलब है। ये लो जी, H2 गैस आ गई। ठीक है, वापस सुनो, पहले अपन ने क्या किया, कोक लिया, कोक पर अपन ने भाप डाली। ठीक है, 1270 केल्विन टेम्परेचर था निकल की प्रेजेंस में, तो अपन को CO गैस मिली, और साथ में H2 गैस मिली। H2 गैस मिली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में CO गैस भी बन रही है। अब CO गैस से अपन और भी वापस क्या बना सकते हैं, H2 गैस बना सकते हैं। तो CO गैस को मैंने लिया, उठाया इसको, ठीक है, और CO गैस के साथ में वापस मैंने भाप डाली। इस बार टेम्परेचर लिया मैंने 677 केल्विन, और साथ में लिया FeCrO4 लिया मैंने। ठीक है, और साथ में क्या मिला अपन को, CO2 गैस मिली, और अपन को H2 गैस भी अपन को मिल गई। अपन को चाहिए तो H2 गैस ही। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की मिलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी, इस रिएक्शन को बोलते हैं वाटर शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहा जाता है। ये जो रिएक्शन नहीं है अभी, इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसको कहा जाता है। चलो जी आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसकी, H2 की। H2 को अपन ने बनाते कैसे वो बात कर ली।
ठीक है, पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया डाइहाइड्रोजन का, फिर अपन ने उसको बनाते कैसे हैं वो तरीके देख लिए। अब बात करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली क्या है, रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। ये जो H2 है ये रिएक्शन किसके साथ कर सकता है, मेटल आयंस के साथ में, और मेटल्स की ऑक्साइड के साथ में भी ये रिएक्शन कर सकता है। चलो H2 क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये किसके साथ में, मेटल की आयन और मेटल की ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर सकता है। ये देखो भैया H2 हो गया, यहां पर ये क्या है, CuO, क्या है, CuO, ठीक है। इसके साथ में जैसे ही अपने हीट किया तो क्या मिलेगा अपन को, Cu प्लस H2O अपन को मिल गया, ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे दूसरी जो प्रॉपर्टी है क्या है, रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके साथ में भी ये रिएक्शन कर सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, जिनके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये देखो भाई इसके साथ में ये क्या, RC डबल बॉन्ड OCCH, ठीक है। ये क्या है, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है। डबल बॉन्ड आ रहा मतलब क्या है, एल्कीन है, ट्रिपल आ रहा था एल्काइन, ठीक है। तो क्या है, एल्कीन है। एल्कीन की जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, डाइहाइड्रोजन, ठीक है। किसके साथ में, डाइहाइड्रोजन। थोड़ी सी हीट दे दी, थोड़ी सी क्या दे दी, हीट दे दी, और क्या है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम है साथ में, क्या मिल जाएगा जी अपन को क्या मिला, एल्केन मिल गया। क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। एल्कीन था अपने पास, एल्कीन था, इसका रिएक्शन किसके साथ में कराया, डाइहाइड्रोजन के साथ में इसको रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। थोड़ी सी अपन ने क्या दे दी, इसको आग दे दी, तो क्या मिला अपन को एल्केन मिल गया। एल्किन से एल्केन बनने को मिल गया। तो ये तो रिएक्शन तो किसकी हो गई, ये डाई हाइड्रोजन की तो क्या है, रिएक्शन है। डाई हाइड्रोजन की तो ये क्या है, रिएक्शन है। और एक चीज मैं बता दूं, ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे अपन, ये एल्केन बनाने का एक मेथड भी तो हो गया ना, एल्केन बनाने का ये एक मेथड भी हो गया। H2 की तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये रिएक्शन कर सकता है किसके साथ में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से, जिनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं उनके साथ में डाइहाइड्रोजन जो है वो क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। ये तो इसकी खूबी हो गई, किसकी, डाइहाइड्रोजन की खूबी हो गई। लेकिन इससे बनता क्या है जी, एल्केन बनता है। तो ये एल्केन बनाने का एक तरीका भी हो गया, इसको पढ़ेंगे अपन ऑर्गेनिक के अंदर। चलो आगे चलते हैं। अब तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल जो ऑयल्स हैं उनका क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। क्या होता है जी, ये क्या होता है, ये देखो भाई क्या है, वेजिटेबल जो घी कैसे बनता है ना, वनस्पति जो घी जिसको बोलते हैं, जो मार्केट में फेमस है, किस नाम से, डालडा घी के नाम से फेमस है, ठीक है। डालडा कंपनी ना, डालडा घी के नाम से बहुत फेमस है ये चीज है ना। तो वेजिटेबल जो घी है वो कैसे बनता है वो देखो भाई। वेजिटेबल ऑयल लिया अपन ने, क्या लिया, वेजिटेबल ऑयल ले लिया, ठीक है, जिसे सब्जी बनाते हैं, वो तेल लिया अपन ने, ठीक है। उस तेल में अपन ने क्या डाल दिया जी, H2 डाल दिया। क्या डाल दिया, H2 के साथ में उसकी रिएक्शन कराई, ठीक है। किसकी प्रेजेंस के अंदर, निकल की प्रेजेंस के अंदर। और मैंने थोड़ी सी आग दे दी, कितने टेंपरेचर की दे दी मैंने, 473 केल्विन उसके अंदर टेंपरेचर दे दिया। तो मेरे को क्या मिला, वेजिटेबल घी मिल गया। क्या मिल गया मेरे को, वेजिटेबल घी, जिसको वनस्पति घी भी कहा जाता है, ठीक है। वापस सुन लो, वेजिटेबल ऑयल लिया, वो तेल जिससे सब्जी बनाते हैं, सीधी सी बात है, वेजिटेबल ऑयल ले लिया। साथ में क्या किया अपन ने, H2 लिया, ठीक है। H2 के साथ में रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस के अंदर, निकल की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन कराई। कितना टेंपरेचर दिया जी, 473 केल्विन टेंपरेचर दिया। क्या मिला अपन को, वेजिटेबल घी मिल गया अपन को, ठीक है। चलो जी, ये प्रॉपर्टी हो गई। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो देखो क्या है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स टू एल्डिहाइड, ठीक है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन कराएंगे किसका, ओलेफिन्स का, किसके अंदर कराएंगे, एल्डिहाइड्स के अंदर। ये ओलेफिन क्या होता है जी, एल्कीन ही होता है। क्या होता है, एल्कीन को ही ओलेफिन, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, ओलेफिन ले लो, ये लो जी ओलेफिन, ठीक है। नाम अलग रख दिया, ये एल्कीन ही है, ठीक है। क्या है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है वही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एल्कीन। इसके अंदर मैंने क्या दिया, H2 जी, ठीक है। H2 और CO के साथ में इसकी रिएक्शन कराई। यहां पर मैंने कैटालिस्ट ले लिया, ठीक है। तो क्या बन गया यहां से, पहले क्या था, ये एल्कीन था, अब क्या बन गया जी, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया जी, एल्डिहाइड बन गया। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, डाइहाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। वापस सुनो क्या बोल रहा है कि अपन हाइड्रोफॉर्माइलेशन करेंगे किसका, ओलेफिन का एल्डिहाइड के अंदर। देखो सीधी सी बात है, मेरे पास एल्कीन है, ओलेफिन क्या है, एल्कीन ही होता है। एल्कीन को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करूंगा। एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा, सीधी सी बात ये है। तो ये क्या है, एल्कीन है मेरे पास में, डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब क्या है जी, एल्कीन है, ठीक है। डबल बॉन्ड एल्कीन होता है। इसका रिएक्शन मैंने किसमें कराया, H2 और CO के साथ में इसकी रिएक्शन कराई कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर। तो मेरे को एल्कीन से क्या मिल गया जी, मेरे को CHO लग गया, मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड मेरे को मिल गया, ठीक है। चलो
अब बात कर लेते हैं किसकी, हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं। डाई हाइड्रोजन अपन ने पढ़ लिया, अब बात करेंगे इसकी अपन बात करेंगे हाइड्राइड्स की। तो हाइड्राइड जो है वो आयनिक और सलाइन हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। पहले आयनिक या फिर सलाइन हाइड्राइड की अपन बात कर लेते हैं। फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे ये बनते हैं, ठीक है। जो आयनिक या फिर जो सलाइन हाइड्राइड्स हैं वो किससे बनेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट से बनेंगे। जो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनसे ये बनते हैं, ठीक है। Li, Be एंड Mg ये क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। Li, Be और Mg किसके हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट की ही है, एस ब्लॉक के ही तत्व हैं ये। कौन, लिथियम भी है, बेरिलियम भी है, मैग्नीशियम भी है। लेकिन मैंने जब आपको एस ब्लॉक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि तो लिथियम, बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है ये अपने ग्रुप वालों से उल्टे चलते हैं, अपने ग्रुप, ये जो ग्रुप के लोग हैं उनसे ये उल्टे चलते हैं। तो बाकी सारे बना लेते हैं बेचारे, आयनिक हाइड्राइड जो है बाकी सारे बना लेते हैं एस ब्लॉक के जो तत्व है। ये तो तीन है ना, ये तीन जो है ये अलग चलते हैं अपने ग्रुप से, तो ये जो है ये अपने आयनिक हाइड्राइड जो है वो नहीं बनाते हैं। BeS2 और MgS2, ठीक है, ये क्या है, पॉलीमरिक होते हैं नेचर के अंदर। जो BeS2 जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि जो BeS2 है जो वो है अपनी पूरी चेन से बना लेता है, ठीक है, पॉलीमरिक होता है नेचर के अंदर BeS2। और जो MgS2 ये क्या है, पॉलीमरिक होते हैं नेचर के अंदर। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, कोवेलेंट या फिर मोलिकुलर हाइड्राइड। पहले अपन ने क्या पढ़ लिया, आयोनिक या फिर सलाइन हाइड्राइड अपन ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे इसकी कोवेलेंट या फिर मोलिकुलर हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। देखो आयोनिक या फिर सलाइन हाइड्राइड जो पहला अपन ने पढ़ा वो कौन बनाता है, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो बनाते हैं। कोवेलेंट या फिर जो मोलिकुलर हाइड्राइड है वो कौन बनाएगा, फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या बनाएंगे, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कोवेलेंट या फिर मोलिकुलर हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन से बनाएंगे, वो ऐसी हाइड्राइड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसी हाइड्राइड कौन बनाता है, ऐसी हाइड्राइड बनाता है 13 जो ग्रुप है ना पी ब्लॉक के अंदर, जो 13th ग्रुप है वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं। ऐसे हाइड्राइड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कौन बनाएंगे, 13 ग्रुप वाले, ठीक है। BeS2 एग्जांपल क्या है, BeS2। अब देखो जिनके अंदर B2H6, ठीक है। देखो जिनको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि हाँ ये हाइड्राइड क्या होता है, देखो कोई भी अपना एलिमेंट है उसके साथ में अपन हाइड्रोजन जोड़ देंगे उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। कोई भी एलिमेंट अपने पास में, कोई भी तत्व अपने पास में, ठीक है, उसकी वैलेंसी पूरी हो जाए उसके लिए अपन क्या जोड़ देंगे, उतने हाइड्रोजन जोड़ देंगे, वही क्या हाइड्राइड है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। ऐसे कौन से एलिमेंट है, ऐसा कौन सा ग्रुप है पी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड, मतलब ना ज्यादा ना कम, ठीक है, जितना उसको चाहिए उतना उसको पूरा हाइड्राइड मिल रहा है। यहां पर क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी 13वें ग्रुप के अंदर। लेकिन ऐसे कौन से हाइड्राइड है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हैं, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो इस कौन से 14th ग्रुप के जो हाइड्राइड है जैसे CH4 है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पूरे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का मतलब क्या है, रिच मतलब अमीर, ठीक है। तो यहां पर अमीर क्या है, इलेक्ट्रॉन से अमीर कौन होगा, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ऐसी हाइड्राइड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। पहले अपन ने क्या पढ़ा, डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फिर पढ़ा अपन ने प्रीसाइज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाता है ना कम, ठीक है, जितना चाहिए उतना है, ठीक है। फिर बात करेंगे रिच की। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कौन सी होती है, तो कौन सा ग्रुप बनाता है जी, 15वां 16वां और 17वां ग्रुप जो है वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 13वां ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज मतलब जिनमें ज्यादा ना कम ना ज्यादा, ठीक है, वो कौन बनाता है, 14वां ग्रुप। और जो 15वां 16वां और जो 17वां ग्रुप है वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाता है। फिर बात करेंगे किसकी, मेटेलिक या फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स की बात कर लेंगे। अब ये मेटेलिक हाइड्राइड्स कौन बनाता है जी, मेटेलिक हाइड्राइड्स कौन बनाता है, ये बनाएंगे डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। पहले अपन ने बात करी आयोनिक या फिर सलाइन हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड कौन बनाता है, एस ब्लॉक वाले, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है, पी ब्लॉक वाले। और मेटेलिक कौन बनाता है, डी और एफ ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं, मेटेलिक बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक वो बनाते हैं। चलो अब एक टर्म आती है हाइड्राइड गैप। ये हाइड्राइड गैप क्या होता है वो देखो, 7th 8th और 9th ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, 6th ग्रुप में सिर्फ Cr रिएक्ट करेगा। देखो मैंने क्या कहा आपको कि जो मेटेलिक जो हाइड्राइड जो बनती है वो कहां से लेकर 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक वो बनती हैं, लेकिन 3rd से लेकर 12th इनके बीच में कौन कौन से जो है ग्रुप जो है वो नहीं बनाते हैं हाइड्राइड। वो कौन से हैं, 7th
8th और 9th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि भैया ये पूरा जो 3rd से लेकर जो 12th ग्रुप है ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन इनके बीच में भी कुछ ऐसे ग्रुप आ जाएंगे जो क्या है, नहीं बनाते हैं, क्या हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोल दिया, हाइड्राइड गैप बोल दिया। क्या एक गैप आ जाएगा ना बीच में, इसलिए क्या बोल दिया, हाइड्राइड गैप बोल दिया। अब कौन से ग्रुप है जो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते, वो भैया 7वां 8वां और 9वें ग्रुप के जो तत्व होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन के साथ में। और जो 6th ग्रुप है ना, उसमें भी जो सिर्फ Cr क्रोमियम जो है वो रिएक्ट करता है। चलो आगे चलते हैं, बात कर लेंगे वाटर की। किसकी बात करेंगे, वाटर की। सब जानते हो वाटर क्या होता है, H2O जिसको बोलते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं H2O। तो वाटर की बात कर लेते हैं। प्योर वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर है, एकदम से शुद्ध पानी है, बिल्कुल प्योर वाटर है, तो उसके अंदर उसका कलर कैसा होगा जी, कलरलेस होगा, कोई रंग नहीं होगा उसका। अगर प्योर वाटर है तो उसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। ओडोरलेस होगा, ओडोरलेस का मतलब कोई गंध भी नहीं होगी उसके अंदर, कोई गंध मतलब सुगंध नहीं होगी, ना सुगंध होगी ना दुर्गंध होगी, कोई भी उसमें स्मेल नहीं आएगी, ना रंग होगा उसका, ठीक है। और टेस्टलेस होगा, ना उसके अंदर कोई टेस्ट आएगा। जो प्योर वाटर होता है ना, जो प्योर वाटर होगा उसके अंदर ना टेस्ट आएगा, ना उसके अंदर स्मेल आएगी, और ना ही उसके अंदर कोई रंग होगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर जो वाटर है वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। रूम टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। सबको पता है यार, पानी अपन रूम के अंदर बोतल भर के रखते हैं, ठीक है, वो पानी तो रहता है, लिक्विड ही तो रहता है ना, तरल में तो रहता है, उस तरह की सॉलिड बन गया, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ही। तो रूम टेम्परेचर क्या है, पानी जो है वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। बॉयल कितने पर, उबलने, पानी जो है वो कितने टेम्परेचर पर उबलता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो पानी क्या है, बॉईल होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा और भाप बनने लग जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, गैस स्टेट में आ गए। अब क्या बन गई, गैस बनने लग गई, पानी की भाप बनेगी। भाप क्या है, गैस ही तो है, गैस स्टेट में आ गया, ठीक है। और जमता कितने पर, पानी जो है वो फ्रीज कितने पर होता है, जमने कितने पर लग जाता पानी, तो भैया ये भी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, पानी क्या है, वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बनने लग जाएगी उसकी, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगी, आइस बन जाएगी पानी की। रूम टेम्परेचर पर पानी कैसा होगा, लिक्विड, तरल में रहेगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस दे दूंगा तो पानी उबलने लग जाएगा और गैसीय स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर दिया तो पानी है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और बर्फ बन जाएगी उसकी। चलो, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, 1s2 4h बॉन्डिंग, इसके अंदर क्या होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो अत्यधिक मात्रा के अंदर इनके अंदर होती है। एक H2O के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक H2O के अंदर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4, मतलब बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर देखी जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतनी ज्यादा लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन होगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे वाटर के अंदर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन ये भी अपना बढ़ेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। और क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होता है, भाप बनना, ठीक है, तो वो भी क्या है, इंक्रीज होगी। और क्या है, कंपेयर टू H2S और H2SC, ठीक है। किसके कंपेयर में बोल रहा है कि अगर मैं एक तो वाटर लिया मैंने, H2O लिया, एक मैंने H2S लिया और एक मैंने H2SE लिया, 3 चीज ली मैंने, H2O, H2S और H2SE, 3 चीजें मैंने ले ली। अब मैं क्या करूंगा, तीनों के अंदर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा रहा हूं। H2O के अंदर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा दी, H2S के अंदर भी मैंने बढ़ा दी, H2SC के अंदर भी मैंने बढ़ा दी। तो क्या होगा, जो वाटर है, जो H2O है, उसके अंदर जैसे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाई तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, वेपराइजेशन भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन जो H2S है, H2SC है, इनका इतना नहीं बढ़ेगा जितना H2O का बढ़ेगा। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। पानी दिखता कैसा है, उसके आकार कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी हो, वो देख लो भाई, ठीक है। ये अपना क्या है, O है, H2O, ठीक है, 2 H होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। ये क्या है आपका ऑक्सीजन, ये लटक रहे हैं, इसके क्या है, 2 हाइड्रोजन लटक रहे हैं, ठीक है। ऊपर क्या है जी, ये लोन पेयर है, ठीक है। दो हाइड्रोजन जो है आपके लगे हुए हैं, बॉन्डेड है, इनके दोनों के बीच में एंगल कितने का बनता है, कितने का एंगल बनता है, वो बनता है 104.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। चलो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, इस कितनी कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बैंड स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, बैंड है, ठीक है, ऐसे ऐसे बैंड है ना, ठीक है, झुका हुआ है, क्या है, बैंड स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, बैंड स्ट्रक्चर है। और ज्योमेट्री कैसी है जी, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। वापस सुन लो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है और स्ट्रक्चर कैसा है इसका, बैंड स्ट्रक्चर है, ऐसे झुका हुआ है ना, इसलिए बैंड स्ट्रक्चर। चलो,
अब बात कर लेते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात कर लेते हैं। किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बर्फ का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखो भाई। ये क्या है आपका H2, ये दो H है, ये क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, ठीक है। यहां पर ऐसे ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है। बर्फ के अंदर क्या होता है, पानी ही होता है, पानी ही होता है, मतलब होता तो H2 ही है, लेकिन वो कैसे है, सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये देखो, ये H पे H क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन क्या है, वो पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पर ये हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को देखकर क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो उससे क्या है, जो आपस में वो जुड़ जाएगा, जो आइस है वो एकदम से, बर्फ जो है वो एकदम से सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाती है। चलो, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, आज भी संरचना कैसी है इसकी, केज लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो आपको पिंजरा जैसा लग रहा है ना, पिंजरे जैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर। कैसा, ये जो संरचना है ये कैसी लग रही है आपको, पिंजरे जैसी लग रही है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या है, इसके अंदर आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है और डेंसिटी जो है वो कम होती है। आइस की वॉल्यूम जो है वो तो भैया ज्यादा रहेगी और उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। इसीलिए जो बर्फ है वो पानी पर तैरने लग जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। आइस की जो बर्फ है उसकी डेंसिटी तो कम होती है और उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। आइस की वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। डेंसिटी कम तो क्या होगा, पानी पर बर्फ को आप रख के देख लो, पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। चलो, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O। जो H2 है, जो इधर रहेगा, कुछ नहीं रहा, ठीक है। चलो, H2O की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी बात कर लेते हैं, कैसे बनता है, क्या आइस क्या है, सबकी बातें कर ली। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उनकी बातें कर लेते हैं। पहला क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। क्या है, एम्फोटेरिक नेचर, मतलब ये एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा, बेस के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा। एसिड के साथ में भी पानी जो है वो रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। मतलब क्या है, एम्फोटेरिक है, दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो H2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, यहां पर HCl के। HCl क्या होती है जी, एसिड होती है। दोनों रिएक्शन करेंगे, Cl नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। H2O जो है NH3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। NH3 क्या होता है, बेस होता है, दोनों के साथ में रिएक्शन करेगा और OH नेगेटिव NH4 पॉजिटिव बना देगा। तो क्या है, एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। अब बात करें रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। वाटर को इन्वॉल्व करते हुए रिडक्स रिएक्शन की अपन बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करता है। पानी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम कर लेता है। H2O यहां पर लिक्विड में है और जो आपका सोडियम है वो कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया जी, ऑक्सीडाइज कर दिया, NaOH, ठीक है, और H2O, ठीक है, H2, ठीक है। ये क्या है, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। फिर यहां पर बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। तो यहां पर क्या है, 2H2O प्लस F2, ठीक है, क्या है, F2 है अपने पास में और क्या बन जाएगा, यहां पर 2HF नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यहां पर क्या है, पानी जो है वो क्या है, रिड्यूस कर रहा है, किसको, F को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम कर लेता है। फिर बात कर लेते हैं किसकी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे जी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। फिर बात करें वाटर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर पहला अपन पढ़ेंगे किसकी, वाटर हाइड्रोलाइसिस। वाटर को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ऑफ ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर एसिड्स। एसिड से अपन क्या करेंगे, उनकी एसिड से क्या करेंगे, नॉन मेटल की जो एसिड्स हैं, नॉन मेटल्स की जो एसिड्स हैं उनके क्या करेंगे अपन, उनका वाटर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। चलो, ये देखो, P4O10 है, सॉलिड के रूप में है, 6H2O है, ठीक है। ऐसा क्या करेंगे कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। SO3 है किसके रूप में, गैस के फॉर्म के अंदर है। पानी दिया अपन ने, H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी क्या है, ये ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड है इनको क्या करेंगे अपन, पानी के साथ में जैसे ये मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। SO3 गैस के रूप में H2O H2SO4 बन गया। SiCl4 H2O दिया SiO4 के अंदर और साथ में HCl अपन को पास मिल गई। तो क्या एसिड अपन को मिल जाती है। फिर जो B है वो क्या है, वाटर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसका, कार्बाइड्स, हाइड्राइड्स, नाइट्राइड्स क्या कराएंगे और फोस्फाइड्स क्या कराएंगे ऑफ सम मेटल्स। कुछ मेटल्स हैं जिनकी अपन क्या कराएंगे, उनकी कार्बाइड्स, हाइड्राइड्स, नाइट्राइड्स और फोस्फाइड्स का क्या कराएंगे अपन, वाटर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। वाटर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे विद लिबरेशन ऑफ C2H2 मिलेगा, H2NH3 और PH3 अपन को मिलेगा। जब इनकी कार्बाइड्स, हाइड्राइड्स, फोस्फाइड्स इनका अपन क्या कराएंगे, वाटर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगी, अपन को ये मिलेंगे भाई, C2H2 H2NH3 PH3। चलो,
CaCO2 है अपने पास, क्या है CaC2 H2O के साथ में कराएंगे जी, क्या कराएंगे H2O के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपन को C2H2 मिल जाएगा और CaOH ट्वाइस होल ट्वाइस मिल जाएगा अपन को। तो अपन को चाहिए क्या, ये अपने का C2H2 मिलेगा, मिल गया जी। CaH2 है, CaH2 है, इसका रिएक्शन करा दिया अपने H2O के साथ में, क्या मिल जाएगा CaOH होल ट्वाइस, अपने साथ में क्या मिला H2 मिल गया, ठीक है। AlN है, ठीक है, इसके साथ में किसकी रिएक्शन कराई H2 के साथ में रिएक्शन कराई तो क्या मिल जाएगा NH3 मिल जाएगा, मिल गया जी। यहाँ पर ये H2 बोला, H2 भी मिल गया। Ca3P3 है, H2 के साथ में रिएक्शन कराया PH3 मिल गया जी PH3। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे हाइड्रेट फॉर्मेशन की। हाइड्रेट फॉर्मेशन की बात कर लेंगे। हाइड्रेट क्या होता है, होता क्या हाइड्रेट, किसी भी कंपाउंड के अंदर पानी लगा दिया अपन ने, किसी भी कंपाउंड के साथ में पानी जोड़ दिया तो क्या हो गया, हाइड्रेट हो गया। वो क्या हो गया, हाइड्रेट हो गया। देखो आजकल आप सुनते हो ना इंस्टाग्राम पे कि पानी पीने से बॉडी क्या है, हाइड्रेट रहती है। क्या रहती है, हाइड्रेट रहती है, डिहाइड्रेट नहीं होती, बॉडी के अंदर पानी रहता है ना, ठीक है, हाइड्रेटेड रहती है। तो वही आप बोल रहे हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड के साथ में अपन क्या जोड़ देंगे, पानी जब जोड़ देंगे तो क्या है, हाइड्रेट बन जाएगा। चलो क्या, तीन मेन टाइप के हाइड्रेट्स होते हैं, तीन मेन टाइप के क्या है, हाइड्रेट है। पहला अपन देख लेते हैं, कंपाउंड इन विच वाटर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पानी को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किसके साथ में जोड़ देंगे, ठीक है, मेटल जो आयन है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेटल आयन के साथ में अपन क्या जोड़ देंगे, पानी जोड़ देंगे तो क्या है, कोऑर्डिनेटेड किसके साथ में, मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में अपन जोड़ देंगे पानी को। ये क्या है, Cr है, इसके साथ में अपने H2O को जोड़ दिया जी, तो ये क्या बन गया, हाइड्रेट बन गया। दूसरा की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइड इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। कोई भी एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्या होता है, कोई टुकड़ा है, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर क्या करेंगे, क्रिस्टल के बीच में क्या होती है, बीच में क्या होता है, गैप होता है, इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट होती है। देखो ये क्या है, ये कैसे क्रिस्टल लगे हुए हैं, ये क्या क्रिस्टल लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्या क्रिस्टल लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, कोई क्रिस्टल है, ठीक है। यहां पर देखो बीच में खाली जगह है, यहां पर क्या बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह में अपन क्या करेंगे, पानी को जोड़ देंगे। इस खाली जगह में क्या जोड़ देंगे अपन को, पानी को जोड़ देंगे, तो ये क्या है, दूसरे टाइप की हाइड्रेट बन जाती है। इसका क्या है, BaCl2.H2O। तो इसके अंदर BaCl2 का क्या है, अपने पास एक क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल के अंदर अपन क्या जोड़ दिया, H2O जोड़ दिया। उसकी इंटरस्टिशियल जो साइड थी, बीच में जो जगह थी, गैप था, उसके अंदर अपन ने H2O डाल दिया, तो क्या है, हाइड्रेट बन गया। चलो तीसरा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सर्टेन ऑक्सीजन कंटेनिंग एनाइन से। कुछ ऐसे एनाइन है, तीसरा कैसा है, कुछ ऐसे एनाइन है भैया जिनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, जिनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। कुछ ऐसे एनाइन है जिनके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। उनके साथ में अपन क्या करा देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये अपना H2O, ये अपना H2O, इधर कोई एनाइन है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इसको अपन जोड़ेंगे किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रेट बन जाएगा। मैंने ये तो बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में अगर अपन पानी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट बन जाएगा। तो तीसरे टाइप का ये बनता है। COSO4 है, COSO4 है, इसमें अपन क्या डाल दिया, H2O लगा दिया इसके साथ में, तो क्या बन गया अपने पास, हाइड्रेट बन जाता है। चलो जी अब बात कर लेते हैं हार्ड वाटर क्या होता है जी, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। क्या फर्क है दोनों में, वो देख लेते हैं। जो हार्ड वाटर है ना, वो क्या करता है, नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। लेदर क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, है ना, लेदर, ये समझ नहीं आएगा तो मैं लिख देता हूं। क्या होता है लेदर, क्या होता है, झाग, क्या होता है जी, झाग होता है, ठीक है। चलो ठीक है, हार्ड वाटर जो होता है ना, वो झाग नहीं बनाता। साबुन, जब आप हार्ड वाटर, आप एक बाल्टी बन रखी है हार्ड वाटर की, ठीक है, और क्या है, आप कपड़े धोने बैठे हो, ठीक है, पानी जैसे ही डालोगे उस कपड़े पर और फिर साबुन जैसे ही लगाओगे तो आप देखोगे कि भैया इसमें तो झाग बन ही नहीं रहे, झाग बनते ही नहीं है, लेदर नहीं बनते हैं। हार्ड वाटर के साथ में कपड़े धोगे तो झाग नहीं बनेंगे, ठीक है। और सॉफ्ट वाटर जो है, सॉफ्ट वाटर क्या है, प्रोड्यूस लेदर विद सोप। लेदर क्या है, झाग, ठीक है। तो जब सॉफ्ट वाटर है आपके पास में और जब आप पानी धोगे तो बढ़िया झाग बनेंगे उस साबुन से। साबुन लिया आपने, झाग नहीं बन रहे, मतलब क्या है, क्या दिक्कत है, पानी कैसा है, हार्ड वाटर है, ठीक है, पानी कैसा है, हार्ड हो चुका है। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जब झाग बन रहा है मतलब सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। अभी हार्ड वाटर ऐसा का थोड़ा ना कि मतलब कोई ठोस हो गया पानी। हार्ड वाटर का मतलब क्या है वो दिखाते हैं वो आगे आपको। इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होते हैं हार्ड वाटर के, भाई इससे कपड़े नहीं धो सकते, ठीक है। अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, लॉन्ड्री क्या होता है, लॉन्ड्री किसको बोलते हैं, जो कपड़े धोते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री बोलते हैं, ठीक है। तो अनसुटेबल होता है लॉन्ड्री के लिए, मतलब इससे कपड़े नहीं धोए जा सकते। मैं क्यों नहीं धोए जा सकते, क्योंकि झाग तो बनते ही नहीं, झाग नहीं बनेंगे तो मैल नहीं निकलेगा, जो दाग धब्बे वो निकलेंगे नहीं, ठीक है।
तो हार्मफुल और बॉयलर्स, और जो बॉयलर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके अंदर बॉयलर्स होते हैं, ठीक है। उन बॉयलर्स के अंदर अगर हार्ड वाटर डाल दिया जाए तो वो जो बॉयलर्स हैं उनका अंदर का जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, इसलिए वो बॉयलर्स के अंदर भी ये हार्मफुल होते हैं। अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात कर लेते हैं। अब देखो हार्डनेस, जो हार्ड वाटर है वो बनता क्यों है, वो बनता क्यों है, ये जो कैल्शियम, ये मैग्नीशियम है ना, पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। जब पानी जो है, वाटर जो है, वाटर के अंदर क्या होगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इनकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो पानी कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब ये साबुन काम क्यों नहीं कर पा रही, इसमें साबुन जो है वो काम क्यों नहीं कर पा रही, वो काम इसलिए नहीं कर पा रही, साबुन क्या होता है, साबुन के अंदर जैसे ही जो भी साबुन के अंदर जो झाग बनाने का सिस्टम होता है, ठीक है, और वो कहां जाएगा, जो दाग धब्बा, उसको क्या झाग आएगा, तब दाग धब्बे वो क्या होंगे, धुलेंगे। तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम और जो कैल्शियम होते हैं ना, ये मैग्नीशियम और जो कैल्शियम ये जो वाटर के अंदर बढ़ जाएंगे तो साबुन को क्या कर लेंगे, ये पकड़ लेंगे, साबुन को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे। साबुन बेचारी बढ़िया दाग के पास में जा रही थी, कपड़ा लिया अपन ने, कपड़े पर दाग था, ठीक है, साबुन बढ़िया उस दाग के पास में जा रही थी कि भाई इस दाग को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, दाग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, तो इनको, इस दाग को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो पानी जो अपन ने लगाया उसमें तो पहले से कैल्शियम और ये मैग्नीशियम ये बैठे थे, इन्होंने क्या किया, साबुन को पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया कि मैं तेरे को अब नहीं जाने दूंगा। साबुन बोली छोड़ दे मुझे जानना है, मुझे इस दाग को साफ करना है। लेकिन ये कैल्शियम मैग्नीशियम ये नहीं छोड़ते, तो क्या हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ जाएंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हार्डनेस की टाइप प्रकार क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्या है जी, पहला टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, टेम्परेरी अस्थायी हार्डनेस होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर पानी के अंदर हो जाएंगे, अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है तो वो कैसी हार्डनेस है जी, टेम्पररी अस्थायी हार्डनेस है। कैसी है, अस्थायी हार्डनेस है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर है पानी के अंदर तो क्या हो जाएगा, टेम्पररी हार्डनेस है। चलो पहले टाइप का। दूसरा क्या है, परमानेंट हार्डनेस, स्थायी हार्डनेस कौन सी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम की अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो क्या होगी, तब वो क्या होगी, तब वो होगी टेम्पररी हार्डनेस। और अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है, सल्फेट है या फिर क्लोराइड है तो क्या हो जाएगी, वो परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है, कैल्शियम CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 अगर प्रेजेंट है पानी के अंदर तो वो परमानेंट हार्डनेस है। अब बात करेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, इस हार्डनेस को अपन खत्म कैसे कर सकते हैं, पानी हार्ड तो हो गया लेकिन अब इसको खत्म किया जा सकता है, इसको वापस से सॉफ्ट वाटर बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, जो बाइकार्बोनेट आ जाते हैं किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, जो अस्थायी जो हार्डनेस आई है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है वो देखो भाई। बॉइलिंग वाटर, पानी को क्या कर देंगे, उबाल देंगे। पानी को उबालेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी जो अस्थायी जो हार्डनेस है वो चली जाएगी। ठीक है, कैसे होगी, ये क्या है, पानी के अंदर क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। पानी को अपन ने आग दे दी, थोड़ी सी क्या लगा दी, इसके आग लगा दी, ठीक है, थोड़ी सी हीट दे दी इसको, तो क्या होगा, CaCO3 जो है वो नीचे बैठ जाएगा, क्या है, पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगा, और जो ऊपर जो पानी बचा है अपना वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़िया आप साबुन से धो सकते हो ना, अब बढ़िया झाग आएंगे उसके अंदर। फिर बात करें किसकी, क्लार्क्स मेथड की। दूसरा क्या है, ये भी देखो Mg, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो नीचे बैठ जाएगा, और जो CO2 जो है वो निकल जाएगी, पानी जो है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर दूसरा मेथड, पहला अपन ने देख लिया क्या, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी जो हार्डनेस है, अस्थायी जो हार्डनेस है उसको खत्म करने के तरीके पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या पढ़ा अपन ने, पहला तरीका अपन ने पढ़ा भाई बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होती है। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर से अपन क्या कर सकते हैं, मतलब पानी को उबाल कर अपन इस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, क्लार्क्स मेथड। क्या है, क्लार्क्स मेथड। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, स्लैग्ड लाइम को हार्ड वाटर में डाल लेंगे। स्लैग्ड लाइम क्या है, स्लैग्ड लाइम जो होती है उसको क्या करेंगे अपन, हार्ड वाटर जो है उसके अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, ये देखो जी आपका स्लैग्ड लाइम ही होता है, CaOH2, ये क्या है, आपका स्लैग्ड लाइम है। क्या है, स्लैग्ड लाइम इसको बोलते हैं। पानी के अंदर क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तभी तो वो हार्ड वाटर हुआ है। पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, अपन ने क्या डाल दिया उसके अंदर, स्लैग्ड लाइम डाला। स्लैग्ड लाइम जैसे डाला तो क्या हो जाएगा, ये जो CaCO3 है ये नीचे बैठ जाएगा और अपना पानी जो है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। फिर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, अपन ने देख लिया कि जो टेम्पररी हार्डनेस है, जो अस्थायी हार्डनेस है उसको अपन कैसे हटा सकते हैं। अब परमानेंट जो हार्डनेस है उसको कैसे हटा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं।
पहला तो तरीका वो क्या है, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग जो सोडा है उसके साथ में ट्रीट कर देंगे उसको, वॉशिंग सोडा जब पानी के अंदर मिला देंगे तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो, जो परमानेंट जो हार्डनेस है, सॉरी परमानेंट हार्डनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे अपन, ये CaCl2 है, इसके अंदर Na2CO3 बना देंगे। क्या मिला देंगे, Na2CO3। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, जब कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट जब पानी के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, परमानेंट हार्डनेस आती है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, CaCl2 तो है पहले से पानी के अंदर, उसके अंदर अपन ने डाल दिया Na2CO3 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या बना, NaCl और CO3 जो है वो नीचे बैठ जाएगा और जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया ये जो NaCl बना है ये हार्डनेस नहीं करता क्या, Na जो सोडियम जो आया है ये हार्डनेस नहीं करता क्या? नहीं, ये पानी को हार्ड नहीं करता। ये जो मैग्नीशियम और जो ये कैल्शियम है ना, इनको ही दिक्कत है, यही पानी को, ये साबुन को पकड़ लेते हैं। बाकी जो ये मैग्नीशियम, ये जो अपना सोडियम है ना, ये बेचारा बढ़िया है कि अपने काम करे ना, मेरे को मतलब नहीं है तेरे से ना। चलो जी, मैग्नीशियम अगर सल्फेट है तो भी क्या हो जाएगा, Na2CO3 डाला अपन ने, क्या है, वॉशिंग सोडा डाला, इसके अंदर क्या बना अपने पास Na2SO4, और जो MgSO4 है वो नीचे बैठ गया, पानी कैसा हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका वो क्या है, क्लेगन्स मेथड। क्या है, क्लेगन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड क्या होता है जी, कैल्गन्स मेथड क्या होता है, कैल्गन क्या हो, कैल्गन क्या है, ये Na6P6O18, इसको क्या बोलते हैं, कैल्गन बोलते हैं। ठीक है, किसको, Na6P6O18 को क्या बोलते हैं, कैल्गन बोलते हैं। तो क्या करेंगे अपन, Ca+2 है, कैल्शियम तो है ही, तभी तो हार्ड हुआ पानी। पानी के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, ये कैल्गन डाल दिया, ये डाल दिया अपन ने, कैल्गन डाल दिया। कैल्गन जैसे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अपना जो जो कैल्शियम बैठा था पानी के अंदर, जो कैल्शियम जो बैठा था, जिसने हार्ड बना रखा था पानी को, तो ये जो आपका कैल्गन है ये इसको पकड़ लेगा कैल्शियम को और अपने अंदर इसको खींच लेगा। ठीक है, अपने अंदर इसको कंपाउंड के अंदर खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा, अपना जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। चलो, फिर सी वाला क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड। तीसरा मेथड क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जियोलाइट ऐड कर देंगे पानी के अंदर, क्या कर देंगे, जियोलाइट डाल देंगे। अब ये जियोलाइट क्या है जी, जियोलाइट कोई जियो का नया प्रोडक्ट है क्या, नहीं जी। जियोलाइट क्या होता है, ये होता है भैया NaAlSiO4 होता है, NaAlSiO4 को क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में जिसको NaZ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जियोलाइट को शॉर्ट में बोलते हैं NaZ। तो पानी NaZ और Ca+2, मतलब पानी के अंदर क्या है, कैल्शियम तो पहले से प्रेजेंट है, पानी के अंदर कैल्शियम तो है ही, तभी तो हार्डनेस है। कैल्शियम पानी के अंदर है, उसके अंदर अपन ने डाल दिया जियोलाइट, जियोलाइट डाला तो क्या बन गया, ये CaZ2 बन गया और Na+ बन गया। तो CaZ2 है जो कैल्शियम जो है वो अब अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा और पानी जो है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब तीसरा जो चौथा मेथड है वो क्या है, सिंथेटिक रेजेंस मेथड। चौथा जो मेथड है वो क्या है, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, डीआयोनाइज्ड वाटर मिलता है इसके अंदर। ये जो मेथड करेंगे इसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी कैसा हो जाएगा, डीआयोनाइज हो जाएगा। मतलब पानी के अंदर जितने भी आयन होंगे, पानी के अंदर H2O के अंदर जितने भी आयन होंगे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि पानी के अंदर सारे खराबी आयन है, कुछ बढ़िया आयन भी हैं। तो वो जो पानी होता है, जो पानी है जिसके अंदर कोई भी आयन नहीं होता, वो कपड़े धोने के लिए, बाकी सारे कामों के लिए तो अच्छा है, लेकिन पीने के लिए वो पानी जो है वो सही नहीं है, इसलिए उस पानी को पिया नहीं जा सकता। ये पानी पीने लायक नहीं होता। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या है, फोटो देख लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ये H2O2 होता है। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। चलो जी, ये प्रिपरेशन कैसी होती है इसकी, बनाते कैसे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, वो देख लेते हैं पहले। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया अपन ने, सल्फ्यूरिक एसिड है, कैसा है, डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, बेरियम पेरोक्साइड डाल दिया। कैसा डाल दिया, बेरियम पेरोक्साइड के साथ दोनों को मिला देंगे, दोनों का मिलन करा देंगे, दोनों का रिश्ता कराएंगे, तो क्या मिल जाएगा अपन को मिल जाएगा अपना क्या, H2O2 अपन को मिल जाएगा। चलो देखो, BaO2 प्लस H2O, ठीक है, 8H2O, दोनों का किसका, अभी किसके साथ रिश्ता करा देंगे, H2SO4 के डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका जब रिश्ता करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, H2O2 मिल जाएगा। अपन को यही तो चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही तो अपन को चाहिए। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। जो सल्फेट सॉल्यूशन है, जो एसिडिक सल्फेट सॉल्यूशन है, उसका क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। क्या होगा भैया, ये H2HSO4 नेगेटिव है, क्या है, HSO4 नेगेटिव है, ठीक है, एक्वस फॉर्म के अंदर है। इसका क्या करा देंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही कराएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, H2H2O8 मिलेगा। क्या मिलेगा, H2H2O8 मिलेगा। अपन को H2O2 चाहिए, अपन को क्या चाहिए, H2O2 चाहिए, ये थोड़ा ना चाहिए अपन को। तो ये जो अपन को मिला है H2H2O8 मिला है, इसको अपन इधर ले आएंगे और क्या मिला देंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे। जैसे ही पानी डालेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, H2O2 मेरे को मिल जाएगा। तो ये तो अपन को बनाना है। फिर आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। प्योर अगर H2O2 है ना, अगर प्योर H2O2 है तो कैसा होगा, सिरपी लिक्विड होगा। कैसा होगा, सिरपी लिक्विड होगा। अगर प्योर फॉर्म में अगर H2O2 है तो कैसा होगा, सिरप जैसा होगा। सबने पिए ना वो शीशी, खांसी वाली शीशी सबने पी है, ठीक है, वो क्या सिरप है, तो उसके जैसा लिक्विड होगा अगर प्योर फॉर्म के अंदर है। कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है ये, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर भी सोल्यूबल हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर भी सोल्यूबल हो जाएगा, ईथर के अंदर भी सोल्यूबल हो जाएगा। मोर विस्कस देन वाटर, वाटर से ज्यादा क्या होता है, गाढ़ा होता है, ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो भाई ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, खुली किताब जैसा स्ट्रक्चर होता है। किताब लिया आपने, अपनी बुक लो और उसको खोल दो ऐसे, ठीक है, तो क्या खुली किताब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। पहला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहले बात देख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। तो ये एसिडिक और एसिडिक आएगा ना, एसिडिक नहीं आएगा, एसिडिक आएगा ना। एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। एसिडिक कंडीशन हो चाहे बेसिक कंडीशन हो, दोनों के अंदर क्या करेगा, काम कैसा करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर लेगा, ठीक है। ये देखो भाई, ये यहां पर क्या है, एसिडिक मीडियम के अंदर देखो ये Fe+ था, यहां पर इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, Fe3+ के अंदर क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। चलो फिर बात करेंगे अल्कलाइन मीडियम की, ये Fe+2 इसको Fe+3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। चलो अब बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की। तो ये एसिडिक, यहां पर वापस मैंने एसिडिक लिख दिया, एसिडिक आएगा जी, एसिडिक आएगा ना। एसिडिक और बेसिक नेचर कैसा भी हो, कैसा भी मीडियम हो, दोनों के अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम कर लेगा। चलो एसिडिक मीडियम अगर है तो ये HOCl है, ठीक है, +1 है, यहां पर H2O2 डाल दिया, H3O पॉजिटिव, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया बेचारा, इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया यहां पर। ये देखो बेसिक मीडियम है, I2 लिया, H2O2 लिखा, ये बेस है, ठीक है, तो क्या कर दिया, I2 यहां पर क्या था, 0 था, यहां पर क्या नेगेटिव की फॉर्म में आ गया, मतलब क्या रिड्यूस हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, ब्लीचिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, गुड ब्लीचिंग, H2O2 जो होता है ना, वो क्या है, गुड ब्लीचिंग एजेंट है। क्या है, गुड ब्लीचिंग एजेंट है, गुड ब्लीचिंग एजेंट फॉर सिल्क, वूल, फेदर, ठीक है। इनके लिए क्या है, सिल्क, क्या है, सिल्क सब जानते हो, वूल क्या होती है, ऊन को बोलते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, ये बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। ब्लीच सब जानते हो क्या होता है ना, ब्लीच करवाते हैं, पहले तो लड़कियां करवाती है, जब से ये टिकटॉक इंस्टाग्राम पे रील आई है ना, तब से लड़के भी करवाने लग गए हैं, ब्लीच करवाते हैं ना। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, H2O2 को स्टोर कैसे कर सकते हैं, H2O2 को स्टोर कैसे कर सकते हैं। H2O2 को स्टोर करना डिफिकल्ट होता है, H2O2 जो है उसको स्टोर करना डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है जी, ये सबके साथ में रिएक्शन कर लेता है, मिट्टी देखी मिट्टी के साथ में रिएक्शन, हवा देखी हवा के साथ में रिएक्शन। जो ग्लास बोतल है, ठीक है, शीशे की कोई बोतल ली अपन ने जिसके अंदर इसको डाला, उस बोतल के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है, ये ग्लास के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा, तो इसको स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए क्या करते हैं अपन, ये साथ बोतल, ग्लास बोतल के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। इसलिए H2O2 को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं अपन, ग्लास बोतल या फिर जो प्लास्टिक की बोतल ले लेंगे और उसके अंदर क्या कर लेंगे, वैक्स लगा देंगे, अंदर की तरफ क्या लगा देंगे, वैक्स लगा देंगे, ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए। वैक्स लगाएंगे और उसको स्टोर करेंगे और बोतल को कहां रखेंगे, फिर डार्क कंडीशन के अंदर रखेंगे, अंधेरे के अंदर रखेंगे, ताकि ये सनलाइट के साथ में रिएक्शन ना कर ले, सनलाइट के साथ में रिएक्शन कर लेता है, डार्क में रखा जाता है। और बोतल्स में यूरिया डालते हैं ताकि डिकम्पोज ना हो, ये खराब ना हो, H2O2 जो है वो खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, इसलिए इसके अंदर यूरिया भी अपन डाल देंगे। चलो फिर बात करेंगे इसकी हैवी वाटर की। हैवी वाटर क्या होता है, देखो एक तो वाटर जो होता है H2O, ठीक है, ये तो अपना नॉर्मल पानी है। एक होता है हैवी वाटर, हैवी वाटर क्या होता है, D2O, क्या होता है, D2O। ये देखो कुछ अलग नहीं होता, जैसा अपन पानी है, अपने पास में पानी है तो उसके अंदर H2O भी होता है और D2O भी होता है, ठीक है, H2O भी होता है और उसके अंदर D2O भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों चीजें, आपने एक गिलास भर लिया पानी का, उसके अंदर H2O भी है, उसके अंदर D2O भी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा किसकी है, H2O की ज्यादा मात्रा है, ठीक है, D2O की मात्रा बहुत कम होती है। अब इसको बना कैसे सकते हैं भैया, D2O को बना कैसे सकते हैं, तो भैया मैंने आपको बताया कि आपने गिलास लिया, उसके अंदर क्या है, H2O भी है और D2O भी है, लेकिन D2O की मात्रा कम है, H2O की मात्रा ज्यादा है। तो इसको बना कैसे सकता हूं मैं D2O को, अगर मैं पानी से H2O की, उस गिलास से अगर मैं H2O बाहर निकाल दूं, H2O अगर मैं बाहर निकाल दूं तो बच क्या जाएगा, D2O बच जाएगा ना उस गिलास के अंदर, तो D2O क्या है, बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, नॉर्मल पानी में क्या करेंगे, नॉर्मल पानी में होता है, इसलिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे, वाटर का जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, H2 जो है वो बाहर निकल जाएगी और अपने पास D2 है वो मिल जाएगा। अब भाई D2O के क्या है, यूजेस क्या क्या है, इसको काम में कैसे लिया जा सकता है, तो वो देख लो। एज ए मॉडरेटर के रूप में काम लिया जाता है। मॉडरेटर क्या है भाई,
फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है। न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स फास्ट घूमते रहते हैं, उनको स्लो, उनकी जो स्पीड है उनको स्लो करने में हेल्प कर देता है कौन? D2O। चलो, ट्रेशर कंपाउंड के रूप में काम में लिया जाता है इसको। ट्रेशर कंपाउंड क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए उसमें ट्रेशर कंपाउंड के रूप में यूज किया जा सकता है। किसी भी रिएक्शन का अगर अपन को मैकेनिज्म स्टडी करना है तो क्या करेंगे? D2O डाल देंगे तो अपन स्टडी कर सकते हैं। चलो, डाई हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। डाई हाइड्रोजन H2 जो है इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। पेट्रोल है, डीजल है, वैसे डाई हाइड्रोजन को भी फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है और गाड़ियां बनने भी लग गई हैं जो डाई हाइड्रोजन गैस से चलती हैं। तो डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जो गैस है, डाई हाइड्रोजन जो है उससे चलने वाली गाड़ियां भी मार्केट में आ चुकी हैं, तो इसको एज ए फ्यूल में भी यूज किया जा सकता है। तो ये अपना चैप्टर होगा कंप्लीट, कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जादू को जैसे धूप की जरूरत पड़ती है वैसे मेरे को लाइक और कमेंट की जरूरत पड़ती है, मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है। अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना, इतने चैनल सब्सक्राइब किए एक और कर लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई पैसा वैसा लग नहीं रहा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।